बात करेंगे स्टूडेंट्स 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट। तो व्हाट इज़ लाइट? क्या है लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? लाइट एक तरह का एनर्जी है। नाउ व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको ऐसे समझो इसको ऐसे समझो कि वर्क का क्या मतलब होता है? काम। और एनर्जी का क्या मतलब होता है? जो काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, है ना। और लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या एनर्जी के कोई और भी फॉर्म्स हैं क्या? हाँ, है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। साउंड एनर्जी, आगे भी पढ़ेंगे। हीट एनर्जी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो मैं सारे पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बस एक आइडिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर्स किस क्रोनोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड आफ्टर दिस फ्लो चार्ट इमीडिएटली वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमने कहाँ पढ़ रखा है? ये 9th में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। साउंड चैप्टर आया था 9th में, है ना। ठीक है, आई थिंक याद होगा। साउंड चैप्टर हमने 9th में पढ़ा है। उसके बाद लाइट चैप्टर अभी आ गया 10th में, है ना। लाइट चैप्टर अभी 10th में मिल गया हमें, है ना। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स +2 में दिखेगा हमको, 11th एंड 12th में। ओके, तो देखो, कैपेसिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एनर्जी बोलते हैं। अब वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब है काम। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। और एनर्जी का मतलब क्या होता है? ताकत। काम और ताकत, तो काम करने के लिए ही ताकत चाहिए ना। तो साइंस में तुम्हारा, बायोलॉजी में वर्क को अलग तरीके से डिफाइन किया है, फिजिक्स में अलग तरीके से डिफाइन किया वर्क को। बायोलॉजी में ये बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हम एनर्जी गेन करते हैं, राइट। और वो एनर्जी हम किस लिए कंज्यूम करते हैं? काम करने के लिए। ठीक है। तो मतलब वहाँ पे कैलोरीज का कंजम्पशन को वर्क बोला गया, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं बोला गया। फिजिक्स में अगर तुम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में क्या होना चाहिए कि भैया फोर्स लग रहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो फोर्स लग रहा होना चाहिए, और फोर्स लगने के साथ बॉडी मेरी डिस्प्लेस करनी चाहिए। मतलब कि बॉडी डिस्प्लेस करनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलते हैं वर्क डन नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। ये दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होएगा तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है। और पूरी की पूरी साइंस में कोई भी फोर्स का नाम ले लो, उसको दो तरीके से, दो ही कैटेगरीज में तोड़ दिया गया है। एक पुश है और दूसरा पुल है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक पुश है और दूसरा पुल है। ठीक है। कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, है ना, कोई भी फोर्स को दो फॉर्म में तोड़ दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आई हैव जस्ट मेड दिस फ्लो चार्ट टू हैव एन आइडिया, क्रिएट एन आइडिया कि किस तरह से, किस क्रोनोलॉजी में हम लोग चैप्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। याद करो, हमने जब प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा तो ये सब चैप्टर्स मेरे को दिखे होंगे, है ना। वर्क एंड एनर्जी दिखा होगा, फोर्स दिखा होगा, है ना। फोर्स के अंदर फिर हमने पुश पुल पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सब पढ़ा होगा। एंड इनफैक्ट साउंड चैप्टर हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है ना। एंड अभी लाइट पढ़ेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी आई थिंक क्लियर है, राइट। तो चलो बात करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो? सोचो थोड़ा सा। बिल्कुल है। सोचो कैसे। देखो, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई फ्लोर है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई फ्लोर है। इस फ्लोर पे एक ब्लॉक रख रखा है मैंने। इस फ्लोर पे एक ब्लॉक रख रखा है मैंने। ओके। एंड इस फ्लोर पे एक बंदा खड़ा है जो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है।
इस डायरेक्शन में, क्लियर है? इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब ये किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये बंदा लगा रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सटर्नल। दिस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय दैट पर्सन, सो इट इज़ कॉल्ड फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड मेरा कैसा है, ये स्मूथ ग्राउंड नहीं है, रफ ग्राउंड है। रफ ग्राउंड बोले तो इस ये कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगा, ये क्या करेगा, फ्रिक्शन ऑफर करेगा। तो से फॉर एग्जांपल उस फोर्स को हम दिखा रहे हैं स्मॉल एफ या फिर एफ इंटरनल, इसको एफ इंटरनल बोलते हैं हम लोग, इंटरनल फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स आ क्यों रही है, पहला तो वो एक फ्रिक्शन के चलते आ रही है। दूसरा रीज़न ये है कि देखो ये जो ब्लॉक हमने जो ये ब्लॉक कंसिडर किया, इसका कुछ मास होगा, मास होगा तो वेट होगा, एंड वेट होगा तो ये ग्राउंड को पुश करेगी, जिसके वजह से ये इजीली मूव नहीं हो पाएगी, राइट है ना। तो इसका वेट खुद एक इंटरनल फोर्स इसको दे रहा है, राइट है ना। ठीक है, तो देखो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम, एफ एक्सटर्नल का, एफ इंटरनल का, और लास्ट कॉलम रहेगा मेरा रिमार्क्स का। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना इस टेबल को। ये टेबल आगे 10th में भी काम आएगा, पूरा 11th में भी काम आएगा। ठीक है, मतलब एक बेसिक सा चीज़ है जो पता होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोर्स लगेगा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फोर्स लगेगा तब तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देखो इंटरनल फोर्स में क्या करता हूँ, सेम ले लेता हूँ, इंटरनल फोर्स इधर वाले को इंटरनल लिख देता हूँ, है ना, और इधर वाले को एक्सटर्नल लिख देता हूँ। दिस इज़ माई फोर्स इंटरनल एंड दिस इज़ माई फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो इंटरनल फोर्स में क्या कर रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ, हर जगह इंटरनल फोर्स मेरा 50 न्यूटन है। अच्छा न्यूटन क्यों भैया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, फोर्स का यूनिट मेरा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग केसेस लेके एनालाइज कर रहे हैं किस केस में क्या बनेगा। ठीक है, देखो हमने जो 50 न्यूटन लिया तो क्या देखा, हमने जब 50 न्यूटन लिया इंटरनल फोर्स तो क्या देखा, कुछ नहीं देखा। जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे हम तब तक कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स को हर जगह 50 न्यूटन ले रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स को थ्रू आउट हम 50 न्यूटन ले रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स को हमने शुरू किया एक जगह 40 न्यूटन लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 49 न्यूटन लिया। ठीक है, अब देखो 49.9 न्यूटन ले रहे हैं, 50 के ऑलमोस्ट करीब है ना। और अब हम 50 न्यूटन ले रहे हैं, और अब इससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू ले रहे हैं 50.1 न्यूटन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक एंट्री और कर देते हैं टेबल में, है ना, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। से फॉर एग्जांपल इंटरनल फोर्स मेरी कितनी चलती आ रही थी, 50 न्यूटन। अब मान लो कोई हायर वैल्यू ले लिया, 60 न्यूटन। ठीक है, अभी देखो अभी क्या होगा उसकी बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स से कम है, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। ये क्या रहेगा, इट विल बी एट रेस्ट, वो ब्लॉक नहीं मूव करेगा, दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। सेकंड केस में भी वैसा ही है, देखो एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन द इंटरनल फोर्स, है ना, ये ब्लॉक अभी भी नहीं चलेगा, इट दिस ब्लॉक विल स्टिल बी एट रेस्ट। ठीक है, थर्ड वाले कंडीशन में क्या होगा, दिस ब्लॉक विल स्टिल एट रेस्ट। ठीक है ना, फोर्थ केस में क्या होगा, नाउ इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को वी कॉल इट एज बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस्ड कंडीशन में अब ब्लॉक सोचेगा कि अगर यूज़र ने अब 0.1 एक्स्ट्रा फोर्स भी अप्लाइड कर दिया, है ना, अप्लाई कर दिया, तो मुझे मूव करना पड़ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, इस यहाँ रहेगा तो यहाँ भी रेस्ट में, लेकिन इस कंडीशन का एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड कंडीशन। और यहाँ पे क्या करता है ब्लॉक, थिंक करता है। क्या करता है ब्लॉक, थिंक करता है, बोले तो सोचता है। क्या सोचता है भैया, ये सोचता है कि अब यूज़र ने 0.1 एक्स्ट्रा फोर्स भी अब अगर लगा दिया तो अब मेरे को मूव करना पड़ जाएगा। एंड नाउ जैसे ही उसके नीचे वाले केस को देखोगे तो
अब यहाँ पे एट रेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इन मोशन लिखोगे। क्या लिखोगे, इन। अब ये मोशन में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब एक्सटर्नल फोर्स डोमिनेट कर रहा है ना। और ये लास्ट वाला तो देखो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर चुका है, 60 आ गया, राइट? तो ये भी मोशन में रहेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो देखो, पहले तीन केसेस को देखो, पहले तीन केसेस को देखो, एक्चुअली पहले चार केसेस को देखो। ये वैसे केसेस हैं, पहले चार केसेस वैसे केसेस हैं जहाँ फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और बाकी के लास्ट के दो केसेस को देखो, यहाँ क्या कहानी हो रहा है, यहाँ भैया फोर्स भी लग रहा है एंड साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो मैंने अभी ऊपर उस फ्लो चार्ट में क्या बोला था, मैंने बोला था कि साइंस में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में वर्क को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर्स अलग तरीके से वर्क को डिफाइन करते हैं, इंजीनियर्स अलग तरीके से वर्क को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन है वर्क का एज पर फिजिक्स? डेफिनेशन ये है वर्क का एज पर फिजिक्स कि जब फोर्स लग रहा हो और साथ साथ बॉडी डिस्प्लेस कर रही हो तो हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला था ऊपर, दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो तो नहीं होगा वर्क डन। मतलब कि इसका कंक्लूज़न क्या है भैया, यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो है। क्या यार, इस केस में मेरा वर्क डन ज़ीरो है। बट इस केस में वर्क डन नहीं ज़ीरो है मेरा, क्यों? क्योंकि ना तो फोर्स ज़ीरो है और ना ही डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे, है ना? ये एक बेसिक सा आइडिया था जो मैंने एक क्रिएट करने का कोशिश किया कि ये चैप्टर्स क्यों हम पढ़ रहे हैं इस क्रोनोलॉजी में। एंड क्योंकि वर्क बीच में पिक्चर में आया तो आई जस्ट टुक अ लिटिल डिस्कशन रिगार्डिंग वर्क। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है कि फोर्स लगाने पे कभी डिस्प्लेसमेंट होता है कभी नहीं होता। आई थिंक इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, राइट? है ना? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लाइट चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लाइट चैप्टर में दो चीज़ की बात की जाती है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा दो टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट मेरा दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक को बोलते हैं क्या? नॉन ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं एक को? नॉन ल्यूमिनस। अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या समझ में आता है? वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका क्या होता है, खुद का लाइट होता है। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका क्या होता है, खुद का लाइट होता है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, अच्छा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का पहले कुछ एग्जांपल बता दो। जैसे सन हो गया, वो नेचुरल सोर्स ऑफ ल्यूमिनस लाइट है ना। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट भी ल्यूमिनस है आर्टिफिशियल बट है तो वो ल्यूमिनस, राइट? क्योंकि उसके पास खुद की लाइट होती है ना? नॉन लिमिनस क्या होता है? नॉन लिमिनस जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, इसको हम कैसे देख पाते हैं? इसको हम अंधेरे में तो देख ही नहीं पाते हैं। पहली बात तो क्या समझ में आता है कि कोई भी चेयर टेबल पे लाइट फॉल करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो हमारे आइज़ में जाती है, देन हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आ गई, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में फ़र्क। ल्यूमिनस क्या होता है? जिसके पास विच हैज़ द इट्स ओन लाइट। ठीक है, जिसके पास खुद का लाइट होता है, विच हैज़ इट्स ओन लाइट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच हैज़ इट्स ओन लाइट। क्लियर है? विच हैज़ इट्स ओन लाइट एंड आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। और ये क्या करता है भैया, ये कहाँ से लाइट करता है? ये लेता है, ये बोरो करता है लाइट। किससे बोरो करता है? ये ल्यूमिनस वालों से बोलता है भैया तुम हमको दे दो तभी हम दिख पाएंगे, है ना? नहीं तो नहीं दिख पाएंगे। ये ल्यूमिनस वाले इसको देते हैं, है ना? नॉन ल्यूमिनस या तो बोरो करता है, ऐसे बोल सकते हो। क्या करता है ये बोरो करता है ल्यूमिनस से लाइट को। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ल्यूमिनस के एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे मान लो सन हो गया, ठीक है, ट्यूब लाइट हो गया, है ना, एट्सेट्रा। ठीक है, हाँ। नॉन ल्यूमिनस में क्या एग्जांपल हो सकता है? टेबल, चेयर, है ना? टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, पेन, पेपर, एट्सेट्रा। ठीक है, जो भी बोल दो, आसपास जो भी दिख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ही होती है। ठीक है, चलो ये था ऑब्जेक्ट का छोटा सा कहानी।
ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इस लेक्चर को देखो एंड दिस लेक्चर इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर अबव 95। आई मीन 95 तो मैं नहीं क्लेम करूँगा, बट यार यू कैन ईजिली गेट 90 प्लस जस्ट बाई रीडिंग दिस नोट्स। ठीक है, अगर एनसीईआरटी को नहीं भी छूते हो तो यू कैन ईजिली गेट इट। ठीक है, एंड मोर ओवर यू नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लैरिटी के साथ अगर कंसेप्ट कहीं पे अच्छे से बताए जा रहे हैं तो टेक इट, मेरे हिसाब से इट इज़ वर्थ टेकिंग, है ना। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट था एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ हर टाइप के बच्चों को कवर करूँ जिनको चीज़ें टेक्निकल तरीके से नहीं समझ में आती है। आई विल ट्राई टू गिव सम ट्रिक्स फॉर देम, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, मेरे लेक्चर्स थोड़े स्लो होंगे बट या इट विल बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, नो डाउट। ठीक है, इमेज देखो, बात करते हैं ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ जब हम मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हमने बात किया, क्या होता है, दो टाइप का होता है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब जिनके पास खुद का लाइट होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस का मतलब जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है ना। वो कहाँ से वो लाइट लाते हैं, वो लाते हैं ल्यूमिनस से लाइट, है ना। ठीक है, देखो अब इमेज, इमेज में भी दो टाइप के इमेज पाए जाते हैं या बनते हैं, बोल सकते हो। पाए नहीं जाते, बनते हैं विल बी द करेक्ट वर्ड। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज, और एक होता है क्या, वर्चुअल इमेज। एक क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और नाम में ही साइंस की एक अच्छी बात होती है, आधी चीज़ें इनके नाम में लिखी होती है। तो जो जो लोग साइंस को रटते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, देखो रियल, रियल मतलब पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, ऑब्जेक्ट से जब इमेज पे हमको आना हो, ऑब्जेक्ट से जब हमको इमेज पे आना हो तो याद रखना, ऑब्जेक्ट से देखो ये लाइट रेज निकल रही है और कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट से। इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट्स और इमेज के बीच में हमेशा एक चीज़ बैठा होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक चीज़ बैठा होता है। ठीक है, एक चीज़ बैठा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, या तो उस चीज़ को हम मिरर बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, या तो उसको मिरर बोल देते हैं या तो लेंस बोल देते हैं। ठीक है, या तो फिर एक ऐसा चीज़ जो या तो मिरर की तरह बिहेव करे या लेंस की तरह बिहेव करे। जैसे हम लोग मान लो कभी कभी स्टिल वाटर जो होता है, स्टिल वाटर मतलब एक बाल्टी में पानी ले लो, या कोई भी थाली, खाना खाने वाले थाली में, मेटल का थाली होना चाहिए वो, नॉट फाइबर प्लेट, तो उसमें पानी ले लो। अब हम उसमें पानी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कंडीशन में होने के लिए छोड़ दें, स्टार्टिंग में तो पानी मूव करेगी, बट थोड़ी देर अगर उसको स्टेबल छोड़ दो तो पानी बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी। अब वो एज अ मिरर बिहेव करने लगती है, राइट। हम उसमें अपना पिक्चर देख सकते हैं, कभी तालाब के किनारे बैठे हो तो इस चीज़ को फील किए होगे आई थिंक, राइट, है ना। हम लोग अपना फेस को देख सकते हैं पानी के सरफेस में। तो ये दो चीज़ें हो जाए, क्या क्या हो जाए, या तो मिरर हो जाए और या तो लेंस हो जाए। किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो देखो, ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है जो या तो मिरर पे पड़ेगा या तो लेंस पे पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा। रेज कैसे निकलेगा, अगर ल्यूमिनस है तो वो खुद निकालेगा, और अगर नॉन ल्यूमिनस है तो वो नॉन ल्यूमिनस से बोरो कर करके निकालेगा, मतलब एमिट करेगा रेज को। ठीक है, तो ये रेज कहाँ फॉल करेंगे, ये रेज फॉल करेंगे या तो मिरर पे या तो लेंस पे या तो किसी ऐसे चीज़ पे जो मिरर या लेंस की तरह बिहेव कर रहा हो। आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। तो व्हाट विल हैपन व्हेन दोज लाइट्स विल फॉल ऑन मिरर एंड लेंस, दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे। देखो, दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये दो लाइट रेज क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमेशा याद रखना, इमेज तभी बनता है जब कम से कम दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं। एक लाइट रे से कभी इमेज नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो। एक लाइट रे से कभी इमेज नहीं बन सकता जब तक दो लाइट रेज मिनिमम इंटरसेक्ट ना, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कम से कम दो लाइट रेज को मीट करना होगा,
मिनिमम 2 light rays intersection is required for the formation of the image. I think it is clear है ना? ठीक है, अब देखो रियल, मैंने क्या बोला, इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। अब देखो वो इंटरसेक्शन इस तरह का हो सकता है, एक लाइट रे ऐसे आ रहा था, ठीक है, दूसरा लाइट रे ऐसे आ रहा था। फर्स्ट लाइट रे वाज कमिंग लाइक दिस, सेकंड लाइट रे वाज कमिंग लाइक दिस। इस इन दोनों ने एक्चुअली इंटरसेक्ट किया, इन दोनों ने, इस पॉइंट को देख रहे हो, इस रेड वाले डॉट को देखो, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है क्या? ये दिस इज एक्चुअल इंटरसेक्शन है ये। इन इन लोगों ने ऐसे ही मजाक मजाक में इंटरसेक्ट नहीं किया, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है ना? इसलिए इनको इनको क्या बोला जाता है? रियल इमेज, क्योंकि ये रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अब कुछ इमेज ऐसे होते हैं जो डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाए जाते हैं लाइट रेज। ये कब दिखाए जाते हैं वो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखो डॉटेड डॉटेड लाइन से, डॉटेड डॉटेड लाइन से मतलब क्या है, ये लाइट रेज है ही नहीं, ये इमेजिनरी लाइट रेज हैं। कैसी लाइट रेज है ये इमेजिनरी लाइट रेज हैं। तो जब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इसलिए तो इनको डॉटेड से दिखाया गया ना। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो इसलिए इसको वर्चुअल नाम भी दिया गया, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है। क्या ये अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, ठीक है। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, आई थिंक ये क्लियर है, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। चलें आगे। देखो याद रखना, रियल इमेज का डेफिनेशन क्या हो गया और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन क्या हो गया। मैंने ऊपर जो लिख दिया कीवर्ड, उसी में से डेफिनेशन फ्रेम करते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कमिंग टू 10th बोर्ड। ये बाकी स्कूल के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होते हैं कि हाँ कुछ भी लिख दिया, टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जाके कि सर मार्क्स बैठा दो, मैम मार्क्स बैठा दो। इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। देखो हमारा 10th बोर्ड का कॉपी जो है वो बाहर जाता है चेक होने, ठीक है। हर स्टूडेंट्स का बाहर जाता है, हर स्कूल से बाहर जाता है। और दूसरे स्कूल में जाता है वो टीचर्स ना तो आपको जान रहे होते हैं, ना तो आपको पहचान रहे होते हैं बाई फेस, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है वहाँ पे, दे नेवर नो कि द पेपर विच दे आर करेक्टिंग इज़ ऑफ टॉपर और ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। तो व्हाट दे एक्सपेक्ट इज़ अ बेटर प्रेजेंटेशन एंड कीवर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स होने के साथ साथ दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ट्राई करना ऑलवेज कि फॉलो द कीवर्ड्स, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना, इट विल श्योरली हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड देर इज़ अ वे टू आंसर समथिंग, ठीक है। कोई भी आंसर को फ्रेम करने का एक तरीका होता है, तो प्लीज़ गो विथ दैट मेथोडोलॉजी, डोंट राइट स्टोरीज़। अगर ऐसा सोचोगे कि मेरे को एक कीवर्ड आता है एंड मैं स्टोरीज़ क्रिएट कर दूँ और बिना कीवर्ड का लिख दूँ मैंने स्टोरीज़, तो वो नेवर वर्क करेगा, ठीक है ना, कभी नहीं वर्क करेगा वो। कीवर्ड्स हैं तो शायद मार्क्स बैठा भी दें वो, अगर स्टोरीज लिख रहे हो तो, बट कीवर्ड्स एज सुन एज दे विल गेट द पेपर दे विल लुक फॉर यू हैव रिटन द कीवर्ड्स और नॉट। ओके, सो सी देखो रियल रियल इमेज का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? image formed by image formed by actual intersection किसका? ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज, ठीक है। इसको रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है? when light rays, virtual image is formed when light rays appears to intersect. Virtual image is formed when light rays appears to intersect. I think clear है ना? I think clear है। virtual image is formed, virtual image is formed when light rays appears to intersect, when light rays appears to actually नहीं intersect करता, appears to intersect। I think it is clear है ना? देखो जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। एंड दे आर ऑलवेज इरेक्ट।
ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड और इरेक्ट में अब क्या फ़र्क है? इन इरेक्ट मतलब मान लो कोई सीधा खड़ा है ऐसा, ठीक है, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई एरो अगर ऐसा था तो वो ऐसा हो गया, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को उल्टा ही रखा गया हो तब क्या होगा? अगर किसी चीज़ को उल्टा ही रखा गया हो, ठीक है, कार में देखे हो कभी, अगर कार चलाए हो या बाइक चलाए हो तो, मैं कार की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। बाइक में भी होता है रिवर्स गियर नाम का कोई वो नहीं होता, न्यूट्रल गियर होता है बाइक बाइक में, राइट? इसलिए मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ। देखो, 1 2 3 है ना, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर 5 होता है। से फॉर एग्जांपल इस ये एक ऐसा कार है जिसमें 5 गियर्स हैं और एक रिवर्स है। रिवर्स नाम का गियर होता है, कभी देखे हो कार में कहीं आई लिखा होता है? आई नहीं लिखा होता है, क्यों? क्योंकि रिवर्स का मतलब होता है कोई गाड़ी है अपने पास तो उसको आगे पीछे करना। क्या होता है रिवर्स का मतलब? कोई गाड़ी है अपने पास तो इधर जा रही थी गाड़ी, ये फॉरवर्ड जा रही थी, अब हमने आर गियर लगाया तो गाड़ी पीछे आएगी। लेकिन अगर इन्वर्स गियर होता तो कार होती तो कार क्या हो जाती? कार पलट जाती, चक्के ऊपर चले जाते और आदमी नीचे आ जाते। समझ रहे हो? इसको इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई एरो अगर सीधा था तो उसका इन्वर्स कैसा, इन्वर्ट कैसा होगा? इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्टेड बोलते हैं। आई थिंक रिवर्स और इन्वर्स में डिफरेंस क्लियर है ना? रिवर्स मतलब चीज़ों को आगे पीछे करना, और इन्वर्ट का मतलब कि उसको उल्टा कर देना, ऊपर नीचे कर देना। ठीक है, तो जो रियल इमेजेस होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है। मतलब वो वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा दिखेगा, रियल इमेज हमेशा उल्टा दिखेगा। ठीक है, मतलब उल्टे हुए कार के जैसा। क्लियर है? चले आगे। देखो, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी पॉइंट आगे जाके और क्लैरिफाई करूँगा अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए बस जो जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। देखो, जो रियल इमेज होता है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब ये क्या चक्कर है? स्क्रीन क्या है? इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं हम लोग। कभी मूवी थिएटर में गए हो ना, वहाँ पे क्या चलता है? मूवी चलता है जब, तो वो हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो वहाँ क्या उतना बड़ा सा टीवी लगा होता है क्या? नहीं, टीवी नहीं लगा होता। क्या होता है? एक प्रोजेक्टर लगा होता है, राइट? पीछे जो लास्ट वाली सीट होती है उसके ऊपर कहीं दीवार में एक टीवी, मतलब टीवी नहीं, वो प्रोजेक्टर लगा होता है जो प्रोजेक्ट करता है पूरी की पूरी पिक्चर को एक वाइट कलर के स्क्रीन पे। तो ये उस वाली स्क्रीन की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने तुमको एक इन्फॉर्मेशन याद दिया कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है? वो रियल इमेज है। कैसी इमेज है वो रियल इमेज है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो तुम मूवी थिएटर में जो मूवी देख रहे हो, क्योंकि तुम वो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज़ अ रियल इमेज, दैट इज़ अ रियल इमेज। चलो, बात करते हैं। सर आपने बोला कि रियल इमेज स्क्रीन पे आती है, सही बात है। सर आपने बोला कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो सर हमको इस मूवी थिएटर में उल्टा क्यों नहीं दिखता? फिर स्क्रीन पे तो दिखता है, सही बात है, उल्टा क्यों नहीं दिखता? मे बी किसी के मन में यह डाउट आया हो, राइट? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ प्रोजेक्टर को ही उल्टा रख दिया जाता है। वहाँ पे जो प्रोजेक्टर में जो रील लगाया जाता है वही उल्टा लगा दिया जाता है, तो उल्टे का उल्टा सीधा इमेज बनाता है। समझ रहे हो? तो उल्टे का भी तो उल्टा इन्वर्ट हुआ ना यार। समझ रहे हो? दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ उल्टा इमेज नहीं दिखता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कभी कोई तुमसे पूछ दे, है ना? हाउएवर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हाँ, तुमसे कोई पूछ दे कंसेप्ट कंसेप्ट चेक करने के लिए कि तुम्हारा मूवी थिएटर में जो इमेज बनता है वो तो है रियल इमेज, बट वो इन्वर्टेड क्यों नहीं होता? तो रीज़न ये है, ठीक है, कि प्रोजेक्टर को ही वहाँ उल्टा रख दिया जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो प्रोजेक्टर में जो रील लगाया जाता है उस रील को ही उल्टा लगा दिया जाता है, तो उस उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, हो अभी भी रहा है उल्टा, लेकिन अब सीधे का उल्टा नहीं हो रहा, अब उल्टे का उल्टा हो रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, देखो, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका डिफरेंस पॉइंट जो रहेगा वर्चुअल इमेज के लिए वो क्या होना चाहिए? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो, ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे चलता हूँ, बात करूँगा। देखो यहाँ मैंने क्या बोला
या मैंने बोला कि पहले तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस है तो खुद का लाइट है, नॉन ल्यूमिनस है तो वो क्या होता है, ल्यूमिनस से बोरो करता है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इमेज दो टाइप का होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। इमेज बनता कब है, इमेज तब बनता है जब कम से कम दो लाइट इंटरसेक्ट करे या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, कम से कम दो लाइट या तो इंटरसेक्ट करना चाहिए या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट करना चाहिए तो इमेज बनेगा। एक लाइट रे से नहीं बनेगा। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितना श्रद्धा है उतना हो सकता है। ठीक है, जितना लाइट का रेज आ रहा है सब मीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनिमम दो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कम से कम कितने लाइन चाहिए, खुद सोचो। दो लाइन चाहिए, राइट है ना, तो ये दो लाइट रेज चाहिए सिमिलरली। ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे। देखो, अब सरफेस का बात करते हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का बात किया, हमने इमेज का बात किया, अब सरफेस का बात करते हैं। सरफेस बोले तो क्या क्या हो सकता है, सरफेस बोले तो सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है मेरा सरफेस का वो क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। क्या है, अच्छा पहले ओपेक ले लेते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। ओपेक क्या होता है, जैसे मान लो एक टेबल चेयर है, हम जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, है ना, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है क्या, ट्रांसपेरेंट सरफेस। एक होता है ओपेक, एक होता है क्या, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसे वाइट कलर का प्लास्टिक है, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। एक होता है क्या, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, TRANSLUCENT। ठीक है, अब देखो ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, है ना, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, या फिर विच डू नॉट अलाउज द लाइट एट ऑल, विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ light to pass through it, light to pass through it, है ना, through it at all, थोड़ा भी लाइट को ये पास करने नहीं देता है। जैसे एग्जांपल बताओ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के, टेबल, चेयर, है ना, जनरली जो हम चीज़ें देखते हैं आसपास वो ओपेक ही होते हैं, है ना। ठीक है, जो भी आसपास देख लो उठा के नज़र अपने, वो चीज़ क्या लाइट को आर पार होने देता है क्या, नहीं होने देता। जैसे तुम्हारे घर का दीवार है, दरवाज़ा है, खिड़की है, फ्लोर है, रूफ है, बेड है तुम्हारा, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट जनरली नहीं होता, राइट है ना। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, विच विच कम्प्लीटली अलाउज। देखो ये की वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, की वर्ड है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा चलो, विच completely allows light to pass through it, to pass through it। ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का या ट्रांसपेरेंट थिंग्स का, बताओ। ग्लास, कैसा ग्लास, प्लेन ग्लास, कैसा ग्लास, प्लेन ग्लास। ग्लास भी बहुत टाइप का होता है ना, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, प्लेन ग्लास होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। तो ये कैसी ग्लास ग्लास की बात कर रहे हैं हम, प्लेन ग्लास की, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अब आता है, बात कहाँ फंस जाता है, इसका कीवर्ड क्या था, विच डू नॉट अलाउ, देख रहे हो, डू नॉट अलाउ लाइट, विच कम्प्लीटली अलाउज, दिख रहा है। तो इसके बीच में एक चीज़ आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, विच पार्शली अलाउज, विच, उधर वाला लेफ्ट वाला मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये वाला मेरा कम्प्लीटली अलाउ कर रहा है, तो जो बीच में रहेगा वो थोड़ा थोड़ा करेगा, है ना। विच पार्शली अलाउज, क्या लिखेंगे हम, विच पार्शली अलाउज। ठीक है, क्या अलाउ करेगा, अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, साथ साथ अच्छे से हाईलाइट करते जाना जो कीवर्ड्स बोल रहा हूँ। देखो ये पार्शियली अलाउज है ना, ये पार्शियली अलाउ करता है, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं।
इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ फ्रॉस्टेड ग्लास, FROSTED, फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है? कभी देखो वॉशरूम्स में कुछ तरह का ग्लास लगा होता है, जब अंदर कोई हो वॉशरूम में और कोई लाइट जल रहा हो वॉशरूम के अंदर, तो बाहर से पता लग जाता है कि या समवन इज़ देयर इनसाइड, बट यू कैन नॉट सी हु एग्जैक्टली दैट पर्सन इज़, राइट? तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ लाइट बाहर आ रही है, कुछ कुछ लाइट अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब कि अंदर जो लाइट जल रहा है वॉशरूम में, कुछ कुछ को ट्रांसमिट करने दे रहा है वो ग्लास, और कुछ कुछ को वापस एक रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली अलाउज। तो उस ग्लास का नाम क्या होता है? फ्रॉस्टेड ग्लास। प्लेन ग्लास, जैसे तुम्हारी कार के शीशे होते हैं, फ्रंट वाली विंडशील्ड होती है, साइड के शीशे होते हैं, ये इसको प्लेन ग्लास बोलते हैं। देख तो ये पूरी की पूरी लाइट, अगर सनलाइट पड़ रही है तो पूरी की पूरी लाइट अंदर आ जाती है ना? समझ रहे हो? जनरली प्लेन ग्लास एंड फ्रॉस्टेड ग्लास इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशेंट। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, बट आई एम गिविंग यू दीज टू एग्जांपल्स एज ऑफ नाउ। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप का मैंने डिवाइड किया ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स नहीं, सॉरी, सरफेस को मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक होता है ओपेक सरफेस, एक होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट सरफेस। ओपेक सरफेस क्या होता है? जो लाइट को थोड़ा भी अलाउ नहीं करता। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो पूरा का पूरा लाइट को अलाउ कर देता है ना? और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जो पार्शियली अलाउ करता है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है? देखो, ये था कि सरफेस लाइट को अलाउ करेगा, उस बेसिस में ये मतलब तुम्हारा क्लासिफिकेशन था सरफेस का, ठीक है? सरफेस को एक और तरह से क्लासिफाई किया गया है। सरफेस को एक और तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कैसे किया गया है? इस तरह से किया गया है, देखो। ऊपर अगर जगह होती तो मैं साइड में ही लिख देता, बट ऊपर जगह है नहीं, देखो यहाँ। सरफेस, सरफेस को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, स्मूथ और रफ। मैंने क्या बोला? सरफेस को स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, इस तरह से भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? अब ये स्मूथ क्या होता है, रफ क्या होता है? स्मूथ क्या होता है, रफ क्या होता है? देखो, स्मूथ होता है कि जब सरफेस तुम्हारा बिल्कुल अनड्यूलेटेड हो, क्या हो? मतलब कि एकदम बिल्कुल प्लेन हो, है ना? अगर इसको अपने लैंग्वेज में बोलो तो क्या? एक ऐसा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है? और रफ़ क्या होता है? रफ़ का मतलब ही होता है ऊबड़ खाबड़, है ना? ऊपर नीचे इस तरह का। एक गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, समझ में नहीं आएगा, है ना? ठीक है? तो एक ऐसा रोड जो बिल्कुल बहुत अच्छा सा रोड है ना? या इसको ऐसा समझ लो, एक ऐसा सा सरफेस जिसमें कोई अनड्यूलेशन नहीं है। क्या है? कोई अनड्यूलेशन नहीं है। और एक ऐसा सा सरफेस, अनड्यूलेशन मतलब गड्ढा, ऊपर नीचे को अनड्यूलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनड्यूलेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा सरफेस विच इज़ फुल ऑफ अनड्यूलेशंस, उसको क्या बोलेंगे? रफ सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे सरफेस को रफ सरफेस बोलते हैं, ठीक है? तो देखो, होता क्या, हम हम लोग क्या करते हैं? तीन रेज उठाते हैं, दो तीन रेज उठाते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, जब यहाँ से लाइट आती है, ठीक है? जब यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है? तो ये क्या करती है? सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है? और ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है? देखो, यहाँ से भी ये वाली वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ना? हम्म, तो अगर वो लाइट पैरेलल आ रही थी, हाँ, एक बात ध्यान रखना कि लाइट चैप्टर में एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोज ही बताती है लाइट कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है। देखो, ये एरो है, और ये अगर पैरेलल आ रही थी तो पैरेलल जा रही है। क्लियर है? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये पैरेलल आएगी तो भी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो एक ही सरफेस पे ना फॉल करे, राइट? एक इधर फॉल कर जाए और दूसरा मान लो कहीं इधर फॉल कर गया,
है ना, नीचे पैरेलल तो आ रहा है, बट देखो एक एक ही लेवल पे फॉल नहीं कर रहा, दिख रहा है ना। तो जब एक लेवल पे ही वो फॉल नहीं कर रहा, तो वो वापस पैरेलल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। और ये नहीं क्यों जाएगा, ये समझने के लिए ये समझने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इस डायग्राम में वापस आऊँगा, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होगा। देखो यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और इसका क्या कहानी होगा, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो ये देखो इस केस में क्या, ये कैसे अलग हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन वाले केस से, मतलब फर्स्ट वाले केस से ये कैसे अलग हो गया। ये फर्स्ट वाले केस से इसलिए अलग हुआ क्योंकि यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो तो पैरेलल थी, बट जो जा रही थी वो भी पैरेलल थी। सेकंड केस में क्या हुआ, क्योंकि सरफेस ही तुम्हारा एक जैसा नहीं था, तो जो आ रही थी वो आने आने वाले को तो तुम नहीं रोक सकते हो, है ना। लेकिन जो जा रही है उसको तो सरफेस डिसाइड करेगा ना कि वो कैसे जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। हाँ, लाइट जो ऊपर से आ रही है वो तो कहीं ऊपर से आ रही है, कोई ल्यूमिनस सोर्स से आ रही है, तो उसको तो नहीं रोक सकते हो, है ना। वो तो पैरेलल आ सकती है क्योंकि रास्ते में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको, बट वंस इट फॉल्स ऑन द सरफेस, तो अब ये सरफेस के ऊपर है कि उस लाइट का क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोला? आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है। तो देखो ये दोनों चीज़ों को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। इसको इसको बोलते क्या है, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को एक नाम दिया गया है, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो आते हैं ऊपर वाले में वापस से। देखो मैंने क्या बोला, सरफेस तीन टाइप की है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। चलो इसका डायग्राम मैं यहीं पे साइड में बना रहा हूँ वापस से। ये सरफेस था, ये क्या था भैया, ये सरफेस था। ये कैसा कैसा हो सकता है, ये ओपेक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है। मेरे को ये बता दो, मेरे को ये बता दो, इसके ऊपर अगर कोई हम लाइट को फॉल करवा दें इस तरह से, तो क्या ये लाइट डिसाइड करेगा कि भैया हमको क्या करना है, इधर जाना है या इधर जाना है? ये लाइट डिसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। लाइट के पास ये पावर नहीं होता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसका काम क्या है, हम पिछले क्लास में देख के आए हैं कि लाइट एक ऐसा एनर्जी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, राइट। तो लाइट का काम क्या है कि वो जहाँ से भी निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये लाइट नहीं डिसाइड कर सकता है कि वो सरफेस पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा या नीचे पास कर जाएगा सरफेस से, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो लाइट नहीं डिसाइड कर सकता। कौन डिसाइड करेगा? सरफेस डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सरफेस डिसाइड करेगा। आई थिंक क्लियर है। अब सरफेस कैसे डिसाइड करेगा? सरफेस कितने टाइप के होते हैं? सरफेस तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और ओपेक होते हैं। तो ये देखो ये सरफेस का पार्टिकल्स है, ये क्या है जो मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ, ये सरफेस के क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो सरफेस जिस तरह हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है, या फिर हमारा जो भी ब्लड ग्रुप समझ लो एक तरह से, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा डीएनए डिसाइड कर रहा है ना। मतलब उसके हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हैं डीएनए, और क्या है ना, जो हमारा कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह इस सरफेस का कैरेक्टर को कौन डिसाइड करेगा? इस सरफेस के पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे, है ना। अब ये सरफेस का पार्टिकल्स का नेचर मान लो ओपेक है, तो ये क्या करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा लाइट को अंदर जाने के लिए। ये क्या करेगा, अगर ये ओपेक है, मैं देखो से फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इनका नेचर क्या है, ओपेक है। क्या है? इन पार्टिकल्स का नेचर ओपेक है। तो ओपेक है तो ये अलाउ नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा तो क्या होगा, लाइट को वापस जाना पड़ेगा। लाइट को अलाउ नहीं करेगा, देखो मैंने ओपेक का डेफिनेशन क्या लिखा है उधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, विच डू नॉट अलाउ। तो जब अलाउ नहीं करेगा तो लाइट को वापस जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और इसी चीज़ को रिफ्लेक्शन बोला जाता है टेक्निकली। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आई थिंक
आई मेड इट क्लियर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब लाइट आएगी तो लाइट नहीं डिसाइड कर सकती है कि लाइट को सरफेस पे फॉल करने के बाद ऊपर जाना है या क्रॉस कर जाना है उस सरफेस को। कौन डिसाइड करेगा? सरफेस डिसाइड करेगा, एंड टू बी मोर प्रिसाइज सरफेस के पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे। देखो ये सब क्या है, ये सब पार्टिकल्स ऑफ सरफेस है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये पार्टिकल्स ऑफ सरफेस है। क्या है ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं, है ना। लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये क्या है, ये पार्टिकल्स ऑफ सरफेस है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है ना। तो टू बी मोर प्रिसाइज कौन डिसाइड करेगा? पार्टिकल्स, सरफेस के पार्टिकल्स डिसाइड करेंगे कि वो लाइट क्या करेगा, वापस जाएगा या क्रॉस करेगा सरफेस को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये वाला अगर मेरा जो पार्टिकल्स हैं ये ओपेक नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता, तो उस केस में क्या हो रहा होता, उस केस में लाइट मेरा ऐसे आ रहा होता। वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी समझ गए कि ये लाइट मेरा किधर टर्न करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस के पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस के पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट किधर बेंड करेगा, या फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, या किस पे बेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस के पार्टिकल्स पे। ठीक है, चलो समझते हैं आगे। देखो, जो लाइट आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़, ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। जो लाइट आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और जो लाइट जा रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, क्लियर है। देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इनके बिल्कुल बीचों बीच, इनके बिल्कुल, चलो इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक दैट मिडिल लाइन विथ ग्रीन कलर, है ना। तो ज़्यादा इसको रंग बिरंगा नहीं बनाते। ये है मेरा क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट आई, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो लाइट आई। इंसिडेंट मतलब इन का मतलब क्या होता है? जो इन किया, है ना, इन आउट, समझ रहे हो ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। इस वाले रे को क्या बोलते हैं? इस वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस वाले रे को इंसिडेंट रे, इस वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स में, ठीक है ना। इसका हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे, और उसका नाम क्या दिया? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, इनके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इमेजिनरी लाइन है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन है इसलिए डॉटेड दिखाया जा रहा है। और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि ये सरफेस पे 90 डिग्री होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस पे 90 डिग्री होता है भैया? सरफेस पे 90 डिग्री होता है। इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है नॉर्मल। क्या नाम है इस लाइन का? नॉर्मल, NORMAL। नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। NOR, नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस पे 90 डिग्री पे होता है, या फिर इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, मैं कौन से दो रेज का बात कर रहा हूँ? एक तो ये वाला लाइन की बात कर रहा हूँ और एक ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। इनके बीच में ये एंगल बन रही है, देख रहे हो। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किससे दिखाते हैं इसको? स्मॉल आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से, ठीक है। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं इसको। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और इस पॉइंट को अच्छे से देखो, जहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI बोला जाता है इसको। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फुल फॉर्म भी इसका लिख दे रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। तो
लेट मी रिपीट इट अगेन। जो लाइट रे आएगी वो लाइट रे डिसाइड नहीं कर सकती है कि उसका क्या होना है। कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा सरफेस। ठीक है, सरफेस अगर ओपेक है तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट को। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, रिफ्रैक्शन आगे के लेक्चर्स में मिलेगा हमको वापस से। अच्छा चलो, देखो इस डायग्राम में वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया जाता है इस तरह से, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया जाता है, इस तरह से बना दिया नॉर्मल। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए ना, तो नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल क्या होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल ऐसा हो गया, इधर परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ वाला नॉर्मल ऐसे हो गया, है ना। ये इसके लिए ये सरफेस है कि नहीं, तो रिस्पेक्टिव सरफेस पे वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ जब नॉर्मल ही पैरेलल नहीं है तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हो। ये रीज़न था कि नॉर्मल एक प्लेन में नहीं लाई कर रहा है इस केस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल पैरेलल है फर्स्ट वाले केस में, बट सेकंड केस में नॉर्मल पैरेलल नहीं है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसी चीज़ को क्या बोल के साइंटिस्ट ने दिया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया इसको टेक्निकली? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं रिफ्लेक्शन के? दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या है बताओ। फर्स्ट लॉ है कि देखो, तीन लाइंस का बात करेंगे हम, ध्यान से देखना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आया मैंने कैसे लिखा इस लॉ को? फर्स्ट लॉ को क्या लिखेंगे बताओ? द इंसिडेंट रे, है ना। इसके पहले इट विल बी अ गुड आइडिया इफ़ हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लें। मैं सजेस्ट करता हूँ, लेट अस राइट द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इंसिडेंट रे क्या होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होती है, सब लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ, तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला रे कौन सा था? सबसे पहला रे कौन सा था? खुद बताओ तुम लोग, सबसे पहला रे कौन सा था? बोलो। इंसिडेंट रे था। कौन सा रे था? सबसे पहला रे इंसिडेंट रे था, है ना। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं किसका? इंसिडेंट रे का। ठीक है, इंसिडेंट रे का बताओ क्या होता है इंसिडेंट रे? अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस। कैसे डिफाइन करोगे इंसिडेंट रे को? अ रे ऑफ लाइट, है ना, लाइट की एक रे, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, विच फॉल्स ऑन द सरफेस, विच फॉल्स ऑन द, कहाँ पे जो फॉल करता है? ऑन द सरफेस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? क्या है रिफ्लेक्टेड रे? बताओ, डायग्राम देख के बताओ। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। REFLECTED। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। बताओ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है रे ऑफ लाइट जो बाउंस कर जाता है सरफेस से। ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस। क्या? विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस, है ना, विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, हाँ चलो देखो, अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? पहले तो ये बताओ, ये रियल लाइन है या इमेजिनरी लाइन है? नॉर्मल, नॉर्मल है कि इमेजिनरी लाइन है, इसलिए उसको डॉटेड से दिखाया हमने ऊपर, है ना, ग्रीन कलर से देख लो इस डायग्राम में डॉटेड से दिखाया है। तो नॉर्मल क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन
imaginary line perpendicular to the surface, है ना, perpendicular to the surface। perpendicular का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन से पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट को जिसको मैंने येलो से शेड किया अभी अभी। तो देखो इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं पी ओ आई। पी ओ आई क्या है बताओ, जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करता है सरफेस पे उसको पी ओ आई बोलते हैं, है ना। द पॉइंट ऑन द सरफेस, द पॉइंट ऑन द surface, the point on the surface where incident ray falls, है ना, where incident ray falls, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, राइट, है ना। चलो अब क्या बच गया डिफाइन करना, देखो स्मॉल आई और स्मॉल आर, बाकी सारे टर्म्स वहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए है ना, स्मॉल आई और स्मॉल आर। तो स्मॉल आई की बात करते हैं। स्मॉल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्मॉल आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब होता है लाइट कितने एंगल पे आ रही है सरफेस पे फॉल करने के लिए, इसको स्मॉल आई से बोला जाता है, ठीक है, डिनोट किया जाता है। तो क्या होता है ये टेक्निकली, क्या होता है देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इस लाइन को अच्छे से देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है ना, और इनके बीच का एंगल हम देख रहे हैं, दिख रहा है, आई थिंक इट इज़ क्लियर, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे देखो, द एंगल बिटवीन, क्या बोले, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, कौन सा, दो रेज के बीच में, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, है ना, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों, क्योंकि वो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, एट, देखो येलो वाले शेडेड पार्ट पे मीट कर रहे हैं ना। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ, इसको एट द रेट नहीं लिख देना तुम लोग, इसको पूरा लिखोगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ एट द रेट, एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है, चलें आगे। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, आई थिंक लिख पा रहे होगे, अब सोच पा रहे होगे तुम लोग कैसे करेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको कैसे दिखाएंगे, स्मॉल एंगल आर से, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, किसके किसके बीच का एंगल, चलो एक बार डायग्राम पे देखो, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, और ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोल सकते हैं ना, वही चीज़ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बताओ क्या लिख दे, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एंड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो अब इसके बाद हम लोग लॉज पढ़ते हैं। देखो मैंने एक बेसिक सा फंडा बताया कि जब मेरा सरफेस ऑपेक होगा, जब मेरा सरफेस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ,
ऑलरेडी ऊपर ये स्टोरी क्रिएट करके अच्छे से बताया है कि सरफेस 3 टाइप का होता है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन। ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ ओपेक और ट्रांसपेरेंट में बस फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओपेक और ट्रांसपेरेंट में बस फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा ओपेक लाइट को अलाउ नहीं करेगा, लाइट को अलाउ नहीं करेगा, और ये लाइट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। तो जब अलाउ नहीं करेगा तो लाइट क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है। जब अलाउ नहीं करता है तो लाइट क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है। क्या करता है, लाइट बाउंस बैक कर जाता है ना। जब अलाउ नहीं करेगा जाने तो क्या करेगा, बाउंस बैक ही तो करेगा ना यार। एक बॉल को पटकते हो ज़मीन पे तो बॉल अलाउ नहीं कर, मतलब ज़मीन अलाउ नहीं करता उसको नीचे जाना, तो बॉल क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है। उसी तरह लाइट भी बाउंस बैक करेगा, राइट है ना। ठीक है, ठीक है, बाउंस बैक कर जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, या तो इसको बाउंस बैक का दूसरा नाम क्या वो हो गया, बाउंस बैक का दूसरा नाम हो गया रिफ्लेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा ओपेक रहेगा या सरफेस मेरा ओपेक रहेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो क्या कर देगा, लाइट पास कर जाएगा। क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा लाइट। इस चीज़ को टेक्निकली क्या बोला जाता है कि लाइट मेरा रिफ्रैक्ट कर गया, लाइट मेरा रिफ्रैक्ट कर गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। देखो, रिफ्लेक्ट कर गया मतलब ये कोई सरफेस था, ये कोई सरफेस था, लाइट आया और सरफेस ने अलाउ नहीं किया तो लाइट ऐसे चला गया, ठीक है। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, ये कोई सरफेस था, अब ये ऐसा सरफेस था कि लाइट यहाँ आया, लेकिन इस सरफेस ने क्या किया, इसको जाने के लिए अलाउ कर दिया। समझ में आ रहा है, पास कर गया, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आगे आएगा, पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ख़त्म करेंगे, देन रिफ्रैक्शन आएगा। समझ में आ रहा है ये चैप्टर किस तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। पहले रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, देन रिफ्रैक्शन का बात करेंगे। क्लियर है, चलो। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन का बात करना है तो रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो, लॉज, फर्स्ट लॉ, दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं, दो लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि देखो, मैं वो डायग्राम रफली क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या था, ये सरफेस था, ये क्या था, सरफेस था। यहाँ मान लो सनलाइट है, ये क्या है, ये सनलाइट है, ठीक है। ये मेरा सनलाइट है, ठीक है। क्या है ये सनलाइट है मेरा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि सनलाइट कैसा ऑब्जेक्ट है बताओ, ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, जल्दी बोलो। नॉन ल्यूमिनस नहीं है, ये कैसा है, ल्यूमिनस है। ये कैसा है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ल्यूमिनस है, राइट है ना। मतलब क्या है, अच्छा, लाइट का एक मेरे को ये पता है, प्रॉपर्टी पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो इधर वाला लाइट जो निकलेगा वो इधर जा रहा होगा, इधर वाला जो निकलेगा वो इधर जा रहा होगा, इधर वाला जो निकलेगा इधर जा रहा होगा, इधर वाला इधर जा रहा होगा, एंड सो ऑन, है ना। तो क्या हर लाइट मेरा इस सरफेस पे फॉल करेगा, क्या नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, हर लाइट इस सरफेस पे फॉल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि जो लाइट फॉल करेगा हम उसका बात कर रहे हैं, वो उसको इंसिडेंट बोला जाएगा। जो फॉल करेगा वो उसको इंसिडेंट बोलेंगे। काफ़ी सारी लाइट की रेज वेस्ट हो गई हैं, देख रहे हो। मैंने ये नहीं बोला लाइट एनर्जी वेस्ट हो गई, काफ़ी सारी लाइट की रेज जो इस सरफेस पे नहीं फॉल कर रही है वो किसी दूसरे सरफेस पे फॉल करेगी, है ना। ठीक है, लेकिन इस सरफेस के लिए ये लाइट की रेज क्या हो गए, कोई काम के नहीं रह गए, है ना। इनको इंसिडेंट रे नहीं बोला जा सकता है, समझ रहे हो, ठीक है।
तो इंसिडेंट रे मिल गया अपने को। अब इंसिडेंट रे को हम थोड़ा सा से फॉर एग्जांपल टिल्ट करके बना देते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस ओनली। देखो ये हो गया इंसिडेंट रे। मैंने क्या बोला, फिजिक्स में लाइट चैप्टर में स्पेशली एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएगा लाइट कहाँ से आ रही है। लाइट ऊपर से आ रही है, सरफेस पे जा रही है, सरफेस पे जा रही है। ये कैसा सरफेस है, ओपेक सरफेस है। कैसा सरफेस है, ओपेक सरफेस है। ठीक है, अभी हमने सरफेस को स्पेसिफाई कर दिया है, ये कैसा सरफेस है, ओपेक सरफेस है। अब ओपेक सरफेस है तो क्या होगा, ये लाइट को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है नहीं करेगा। तो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। रिफ्लेक्शन होता है ना ओपेक में, अभी अभी ऊपर बताया। और यहाँ पे एक ऐसा आता है इमेजिनरी लाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं, एन से दिखाते हैं। और ये दो एंगल्स को क्या बोला जाता है, स्मॉल एंगल आई और स्मॉल एंगल आर, है ना। देखो तो तीन रेज़ का बात किया जाता है, कौन कौन सा रे, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, है ना, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट का क्या नाम है, जल्दी बताओ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोलते हैं ना। इतने दूर का जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गया आई थिंक। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन सी तीन रेज की बात की गई है, देखो एक, दो, तीन, ये कहाँ पे मीट कर रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ, इसको एट द रेट मत लिख देना एग्जाम में, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसे लिखोगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, इन द सेम प्लेन। आई थिंक क्लियर है फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ऑलवेज होगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बोले तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलें आगे। देखो अब तुम्हारे किसी किसी के मन में एक डाउट हो सकता आ रहा हो कि सर आपने ऊपर कहीं बताया रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, ये वाला। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है इसको, कहीं कहीं इस नाम से भी ये दिख जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब कि उल्टा पुल्टा रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है चीज़, है ना। जिस तरह से गैस डिफ्यूज़ होता है, उल्टा पुल्टा जाता है ना, एक डायरेक्शन में थोड़ी गैस जाता है, उसको थोड़ी पता हमको, ये पानी थोड़ी है गैस, राइट, है ना। देखो यहाँ, तो इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो दोनों, ऐसा मत सोचना कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे हैं, हो वहाँ भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, एक एक को मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आई है, ये आई है तो ये आर है, ठीक है। सेकंड वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ये आई है तो ये आर ही है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्यों हो गया, फिर फ़र्क इसलिए हो गया क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हर पॉइंट पे नॉर्मल का डेफिनेशन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो हर पॉइंट पे जब नॉर्मल ही अपने आप में खुद डांस कर रहा है तो लाइट कैसे पैरेलल जा सकता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स,